तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टर्की पालन एक लाभकारी व्यवसाय। वैज्ञानिक विधि से अजोला उत्पादन तकनीक पर जानकारी। अजोला दुधारू पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार है, जिसकी उत्पादन इकाई राज्य में बहुत से पशुपालकों ने लगा रखी है और जिससे लाभ भी ले रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर काफी पशुपालक इसका उत्पादन करना चाहते हैं। अतः उन किसानों के ध्यान में रखते हुए आज इसी विषय पर जानकारी हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. झा से। मैं राजप्रताप भारती, मेरा मकान चोटिया है, बांका जिला से आए हुए हैं। मैं धान का खेती भी करता हूँ, पशुपालन भी करता हूँ। अजोला के संबंध में बृहद रूप से मैं जानना चाहता हूँ। यह मवेशी के लिए उपयुक्त है और धान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। धान में जो इससे तत्व मिलता है उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूँ और बृहद ढंग से मुझे यह जानकारी मिल जाए तो इसके लिए कृषि क्षेत्र में किसानों का बहुत ज़्यादा उत्थान होगा, मवेशी के संबंध में और धान के उपज में भी। एक प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है ईटीवी की तरफ से कि अजोला आखिर क्या है, इसका कैसे उत्पादन करें, कैसे प्रयोग करें, इस संदर्भ में जानकारी चाहते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं बंधु कि यह अजोला वास्तव में भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, जिसका प्रयोग आप खेती में कर सकते हैं अपने उर्वरक को बचाने के लिए। आज की तारीख में जहां उर्वरक की उपलब्धता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, वहां पर यदि हम अजोला का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूपेण हमारी मिट्टी भी ठीक ठाक रहती है, हमारा उत्पादन भी बढ़ता है, उत्पादकता भी बढ़ती है। ताज्जुब होगा आपको जानकर कि यदि आप धान में इसका प्रयोग करते हैं तो आप अपने 50% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो कुछ भी आप डालते हैं धान की फसल में, उसकी बचत आप कर सकते हैं। इस पर लगभग 4000 रुपये के आसपास उर्वरक की खपत आती है आज की तारीख में, यानी कि 2000 रुपया तो प्रति हेक्टेयर आप निश्चित रूप में बचा सकते हैं। पशुपालन में यदि प्रयोग करते हैं तो इससे आपका दुग्ध उत्पादन 8 से लेकर के 15.6 यानी लगभग 16% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हो तो वर्मी कंपोस्ट में यदि आप इस अजोला को मिला दीजिए तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, केचुआ की संख्या भी बड़ी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज इसका फायदा और घाटा भी है। फायदा घाटा यह है कि यह जो आपके मिट्टी में या पानी में जो हैवी मेटल्स हैं उसको भी एब्जॉर्ब करता है, यानी फाइटो रेमेडिएटिंग प्लांट है। तो एक तरफ तो यह फायदेमंद है, लेकिन यह घाटा इसलिए है कि जब आप जानवर को खिलाएं तो उसी मिट्टी और पानी में उपजा करके करें जो कि आप खुद जानते हैं कि यह अच्छा पानी है और अच्छी मिट्टी है, उसी में उपजा करके इसको खिलाएं, न कि कहीं गड्ढा से, तालाब से, कहीं से आप लेकर के इसको खिलाएं, क्योंकि वह उसके शरीर पर दुष्प्रभाव भी दे सकता है। पूरे भारतवर्ष में 6-7 प्रजातियां हैं अजोला की जो पैदा की जाती हैं।
सारी प्रजातियों को यहाँ पर हमने टेस्ट करके देखा, तो यह पाया कि यहाँ पर बिहार के लिए, खास करके भागलपुर के लिए, जो अजोला माइक्रोफिला प्रजाति है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। और एक नया कलेक्शन है यहाँ का BAUAS1, यह भी यहाँ के वातावरण के लिए काफी उपयुक्त पाया गया। इसके बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि ये जो हरा पदार्थ होता है, हरा पदार्थ का प्रोडक्शन बहुत आसानी से होता है, तेजी से होता है। जहां आप पानी का इकट्ठा आपका पानी होता है, वहां पर आप एक गड्ढा बना दीजिए, मुश्किल से 1-1.5 फीट गहरा गड्ढा है, और लंबाई चौड़ाई अपनी सुविधानुसार रखिए, लेकिन हाँ, चौड़ाई 2 मीटर से ज्यादा मत रखिएगा, वरना जब तेज हवा चलेगी तो वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगी। तो 2 मीटर मैक्सिमम आप चौड़ाई रखें, लंबाई अपनी सुविधानुसार रख सकते हैं। मैक्सिमम आप 10 मीटर तक लंबाई रखें, उससे ज्यादा लंबाई भी उचित नहीं होगा। अब करना क्या है कि ये गड्ढा आपने खोद दिया, नीचे में एक प्लास्टिक बिछा दीजिए, उसके ऊपर 2-4 इंच उपजाऊ मिट्टी को डाल दीजिए। अब इसके ऊपर पानी आपने डाल दिया, पानी में थोड़ा सा हो सकता है झाग वाग हो, तो एक चलनी जो होता है, चलनी से आप इसको चाल करके हटा दें, और तत्पश्चात इस पर आप अजोला डाल दीजिए। पानी का लेवल 2-4 इंच मेंटेन रखिए, और खुद ब खुद ये अपने आप बढ़ता जाता है। हमने बताया कि 2 से 5 दिन में इसका बायोमास दूना हो जाता है। अब यदि जानवर को खिलाना है आपको, तो ऐसी स्थिति में इसमें से कुछ नहीं करना है, आप इसको छान लीजिए, छान करके 2-3 पानी में धुल करके, और जो कुछ भी आप दाना वाना देते हैं जानवर को, उसी में मिला करके जानवर को खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन यदि आपको मान लीजिए फसल में डालना है, धान में डालना है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो उसके लिए क्या कीजिए कि धान के ठीक पहले 3-4 हफ्ता पहले आप खेत में ही वहीं पर आप क्यारी बना लीजिए, 10 मीटर गुने 2 मीटर का। पानी थोड़ा सा आपने बरकरार किया, और 8-10 किलोग्राम गोबर को 20-25 लीटर पानी में घोल करके पूरे उस क्यारी में आपने बिछा दिया, फैला दिया। और तेजी से बर्बाद करने के लिए आप 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट को 3 हिस्से में बांट करके 1 हफ्ते के अंतराल पर इस पर डाल दीजिए। तो देखेंगे क्या कि 3 हफ्ते के बाद ये पूरा का पूरा एक चटाई नुमा बन जाएगा। और जब चटाई नुमा बन गया, इसी में से आप लेकर के यदि हरित खाद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय मिला दें। और यदि नहीं, यदि धान के रोपाई के 1 हफ्ते के बाद प्रयोग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं डुअल क्रॉपिंग, सहफसली। तो ऐसी स्थिति में धान के रोपाई के 1 हफ्ते के बाद इसको आप खेत भर में छिड़क दें, और 3 हफ्ते तक आप वहां 2-4 इंच पानी अपने खेत में बरकरार रखें। और जब यह पूरा मैट बन जाता है, तो पानी को खेत से निकल जाने दें, ये इसी में सड़ जाएगा, और बड़ी ही आसानी से इसका न्यूट्रिएंट 3 हफ्ते के अंदर अंदर पौधे को मिलने लगता है, और आपका उत्पादन बढ़ने लगता है। ये इसका पूरा जो है तरीका है। एक चीज और किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो आप जानवर के लिए करना चाहते हैं या तेजी से बर्बाद करना चाहते हैं, तो वहां पर सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ साथ यदि उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी यदि मिलाते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी मिलाते हैं, तो बर्बाद और तेजी से होगा। तो करना कुछ नहीं है, जो 10 किलोग्राम आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसी में 1.5 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ ये मैग्नीशियम सल्फेट लीजिए, और आधा किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश लीजिए। तीनों को मिला करके मिक्सचर बना करके उसी को आप अपने खेत में प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में वह बड़ी तेजी से आपका जो है फसल बढ़ेगा, अजोला बढ़ेगा, और आपके जानवर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये तरीका है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत यदि टर्की पालन की बात करें तो हमारे राज्य में इसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अधिकांश किसानों को इसके वैज्ञानिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वो इस व्यवसाय में अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप भी टर्की पालन करना चाहते हैं अथवा इससे किए हुए और इसमें उत्पादन चाहते हैं, और इसे आप कैसे करें इसका प्रबंधन, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। टर्की पालन मुख्यतः मांस उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका सफेद मांस चर्बी रहित के साथ साथ अधिक स्वादिष्टता के कारण अधिक पसंद किया जाता है। यह लघु तथा सीमांत कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है, क्योंकि टर्की पालन आवास, उपकरण एवं प्रबंधन पर अल्पतम व्यय करके खुले एवं अर्ध सघन पद्धति में किया जा सकता है। टर्की की व्यावसायिक प्रजातियां मुख्यतः वन्य टर्की से विकसित की गई हैं। प्रमुख प्रजातियों में लार्ज फाइट, ब्रांच तथा स्मॉल फाइट अधिक प्रचलित है। टर्की पालन का कार्य कोई कठिन कार्य नहीं है। टर्की पालन प्रारंभ करने के बाद
थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ब्रूडिंग के कुछ सप्ताह के दौरान टर्की को गर्म तथा सूखे वातावरण में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि अच्छी प्रजाति से टर्की पालन का कार्य प्रारंभ किया गया है और आहार, आवास तथा प्रबंधन की उचित व्यवस्था की गई है तो निश्चित ही व्यवसाय को लाभकारी व्यवसाय बनाकर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। टर्की पालन सामान्यतः सघन बिछाली पद्धति में किया जाता है। आवास में फर्श स्थान की आवश्यकता पक्षी की आयु तथा आकार आदि पर निर्भर करता है। उपरोक्त प्रकार की आवास व्यवस्था में 8 सप्ताह, 8 से 12 सप्ताह, 12 से 16 सप्ताह तथा 16 सप्ताह से ऊपर के प्रजनक पक्षियों के लिए क्रमशः प्रति पक्षी 1.25 वर्ग फुट, 1.50 वर्ग फुट, 2.5 वर्ग फुट तथा 4.0 वर्ग फुट फर्श स्थान की आवश्यकता होती है। टर्की को कम से कम फर्श स्थान में भी पाला जा सकता है, बशर्ते अच्छी प्रबंध व्यवस्था हो। ब्रूडिंग के दौरान टर्की चूजों की उचित प्रबंध व्यवस्था रखनी चाहिए। व्यवहार के अनुसार टर्की चूजों को मुर्गियों के चूजों की तुलना में ब्रूडर गृह में 2 गुना स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। टर्की के चूजे मुर्गियों के चूजों की तुलना में घबराने वाले होते हैं, इसलिए ब्रूडिंग के दौरान अच्छी प्रबंध व्यवस्था की आवश्यकता होती है। टर्की को हमेशा संतुलित आहार पर पालना चाहिए। यद्यपि टर्की आहार मुर्गी आहार के समान ही होता है, लेकिन टर्की आहार में प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन की अधिक मात्रा होती है जो टर्की की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए टर्की राशन मुर्गी राशन की अपेक्षा महंगा होता है। आहार ग्रहण करने के मामले में टर्की के चूजे मुर्गी के चूजों की तुलना में अधिक परेशान करते हैं। हैच निकालने के बाद चूजों को दाना पानी देना अच्छा होता है। प्रारंभ में चूजों को आहार एक फिलर प्लेटस, पेपर प्लेटस की छोटी ट्रे आदि में देना चाहिए। दाने पानी के बर्तन में कभी कभी रंगीन वस्तुएं रख देनी चाहिए। ये रंगीन वस्तुएं चूजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उन्हें दाना पानी ग्रहण करने में मदद मिलती है। लगभग 7 से 10 के बाद प्रारंभिक आहार के बर्तनों को बदलकर उनके स्थान पर चूजों के लिए आहार के साधारण बर्तन उपयोग में लाने चाहिए। 7 दिन से 3 सप्ताह की आयु के चूजों के लिए आहार के छोटे बर्तन का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें प्रति पक्षी के लिए फीडर का स्थान 2 रेखीय इंच स्थान होना चाहिए। प्रारंभ में चूजों को शीशे या प्लास्टिक फाउंटेन से पानी उपलब्ध कराना चाहिए। टर्की को आहार निम्नानुसार देने की कोशिश करनी चाहिए। टर्की के वर्धनशील चूजों के लिए आहार कार्यक्रम: 0 से 6 दिनों के लिए स्टार्टर राशन 28% प्रोटीन, 6 से 8 दिनों के लिए ग्रोवर प्रथम राशन 26% प्रोटीन, 8 से 16 दिनों के लिए ग्रोवर द्वितीय राशन 22% प्रोटीन, 16 से ऊपर दिन के लिए फिनिशर राशन 16% प्रोटीन। टर्की का विपणन 16 सप्ताह की आयु पर किया जा सकता है। 16 सप्ताह की आयु पर मादा पक्षी का शरीर भार लगभग 8 किलोग्राम तथा नर पक्षी का 12 किलोग्राम तक हो जाता है। साधारणतः छोटे टर्की समूहों के साथ रोगों से होने वाली क्षति की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ क्षति हो भी सकती है। टर्की मुर्गियों की अपेक्षा कुछ रोगों में अधिक प्रतिरोधी है। रानीखेत रोग, पक्षी चेचक तथा काक्सीडियोसिस की समस्या कहीं कहीं टर्की में आती है। टर्की में सामान्य रूप से लगने वाली बीमारियां पक्षी कालरा, पक्षी टाइफाइड, सिनोविटिस तथा गोल कृमि आती हैं। टर्की को मुर्गी तथा अन्य कुक्कुटों से अलग रखना चाहिए ताकि उन्हें ब्लैकहेड नामक बीमारी से बचाया जा सके। कैनावालिज्म से बचाने के लिए पक्षियों को आवास में पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। चूजों का क्रय हमेशा विश्वसनीय हैचरी से करना चाहिए एवं उनमें प्रमुख रोगों के टीके समय से लगवाने चाहिए। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर टर्की पालक काफी हद तक पक्षियों के विभिन्न बीमारियों से बचाकर उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और व्यवसाय को लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कटहल के बागों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। यहाँ से होती है शुरू झारखंड की सीमा और यहाँ होती है खत्म। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। झारखंड की हर खबर जोहार झारखंड में। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कटहल के बाग हमारे प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं और इस समय कटहल के बागों में फल लगे हैं। लेकिन प्राय ये देखने को मिलता है कि इस समय फलों का गिरना मीली बग कीट के प्रकोप के कारण फलों की काफी क्षति हो रही है। तो इन समस्याओं का क्या समाधान, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर PN कटियार। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में जानकारी देंगे जो सभी फलों में सबसे बड़े आकार का फल होता है, जिसको हम कच्चे फल को सब्जी के रूप में खाते हैं, पके फल को गूदे के रूप में खाते हैं। गुठली से बहुत बढ़िया अचार और सब्जी दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे कटहल में बहुत सारे फल गिर रहे हैं, ये अक्सर आप प्रश्न करते रहते हैं। हम आज आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। कटहल को हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस का मतलब एक ही पौधा है, उसमें फूल और फल अलग अलग हैं। नर और मादा फूल अलग अलग पाए जाते हैं। नर फूल 1 सप्ताह 10 दिन तक जिंदा रहता है और इसके बाद नीचे गिर जाता है। उसका काम केवल पॉलिनेशन के लिए होता है। हम उदाहरण के लिए आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखें फल, ये फल आया था, ये फल आया था, ये दोनों नर हैं। ये देखें, ये दोनों नर है, काला पड़ के नीचे गिरा जा रहा है। इसके ऊपर भी देखें, ये ऊपर ये सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, ये इसमें भी ये सब आगे गिर जाएंगे। ये जो मादा फूल हैं जिनमें फल बना हुआ, देखें छोटा डंठल और मोटा डंठल, ये सारे मादा फूल है जो फल के रूप में तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप आगे से ध्यान रखें कि जो कटहल है उसमें जो फल गिरते हैं वो नर फूल होते हैं, वो मादा फल नहीं होते हैं। दूसरा किसान भाइयों, कटहल में एक और सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या रहती है वो रहती है CN रेशो की, कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन रेशो। नाइट्रोजन हम देते हैं ऊपर से, पौधे अपने अंदर उपापचय क्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तैयार करता है। जब कटहल का पेड़ बहुत स्वस्थ होता है, बहुत हरा भरा है, लेकिन फूल और फल नहीं देता है, तो उस स्थिति में हमें CN रेशो को मेंटेन करना पड़ता है। वो कैसे मेंटेन होता है? उसके लिए हम हर अल्टरनेट ईयर पे बीज की करीब 20 से 25% शूट्स को, शाखाओं को छांटकर निकाल देते हैं, ताकि जो ज़्यादा नाइट्रोजन पौधा ले रहा है उस नाइट्रोजन की मात्रा रुके। जो उसकी शाखाएं बढ़ने में, पत्ती बढ़ने में, इनमें जो नाइट्रोजन लग रही है वो मात्रा रुके और ये नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं हम पौधे के अंदर की गर्मी। जितनी गर्मी होगी उतनी ज़्यादा उसमें फूल और फल आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, कटहल के पेड़ में अल्टरनेट ईयर पे 20 से 25% प्रूनिंग करनी चाहिए। तीसरी बात किसान भाइयों, चूँकि जब इतना बड़ा फल है तो आप जानते हैं कि कटहल का उत्पादन भी 2 से 2.5 कुंटल तक प्रति पौधे प्राप्त होता है। आप देखें कि इसमें जड़ से फल लगना शुरू हो गया है और इसी तरह से शाखाओं में ऊपर बड़े बड़े जितनी भी शाखाएं हैं, कहीं से भी इसका फल आ जाता है। आप देखते हैं आम में केवल बाहर की सूट्स में एपिकल बियरिंग होती है, टर्मिनल बियरिंग होती है, सब और बाहर से दिखाई देते हैं। लेकिन कटहल में हमें ये नहीं पता चलता है कि किस पौधे में फल आएंगे और किस पौधे में फल नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बियरिंग जो होती है वो एडवेंटिसस होती है, छिपी हुई बियरिंग होती है। जब फूल आ जाता है तभी पता चलता है, जब फल आ जाता है तभी पता चलता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि पौधे की देखरेख उसी तरह से की जाए जिस तरह से हम आम और क्या करते हैं। किसान भाइयों, जिस तरह से कटहल का फल बड़ा होता है, अधिक उत्पादन देता है, उसी तरह से इसके दुश्मन भी 1000 होते हैं। एक बहुत हानिकारक कीड़ा इसका, जिसको हम कहते हैं मैंगो मिली बग। आपने देखा है, हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि देखें, ये सबसे इसका हानिकारक कीड़ा है जो आम को भी नुकसान पहुंचाता है और कटहल को भी नुकसान पहुंचाता है। ये देखें, ये कीड़ा है, इसको कहते हैं मैंगो मिली बग। कितना चपटा कीड़ा है, बड़ा मजबूत कीड़ा होता है। और इसके बचाव के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो दिसंबर के महीने में किया जाता है। अब आप देखें कि ये कीड़े सब ऊपर तक चढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर तक पहुंच गए। ये जो कीड़ा है, ये देखें कि डंठल में चिपका हुआ है, यहाँ से इसका रस चूस रहा है।
जब ये फल पे पहुंच जाएगा, अभी छोटा फल है, मुलायम फल है, उसका भी रस चूसेगा, इन टहनियों का भी रस चूसेगा। ये जगह जगह पे इसकी पत्ती को, इसके डंठल को, इसकी शाखा को, सबका रस चूसते हैं। और जब ये इसका रस चूसते हैं तो फल की जगह पे है तो फल गिर जाता है, फूल में लगा हुआ है तो फूल गिर जाता है, अगर पत्ती में लगा हुआ है तो पत्ती भी गिर जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इस कीड़े से बचाव अवश्य करना चाहिए। दिसंबर के महीने में तो इसमें 1 फुट चौड़ी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी बढ़िया क्वालिटी की पॉलीथीन यहाँ पे बांध दी जाती है, ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर। ऊपर और नीचे सिरों पे हम गोंद लगा देते हैं, जिससे कि कीड़ा आए तो उसके पैरों में गोंद लग जाए और ये ऊपर पॉलीथीन को पार नहीं कर पाएगा, नीचे गिर जाएगा। जो कीड़े इस अवस्था में ऊपर पहुंच चुके हैं, इनको मारने के लिए अब हमें कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंतर्गत जैसे मोनोक्रोटोफास है, 1 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से इस पेड़ में कम से कम 15-20 लीटर पानी लग जाएगा। 15-20 लीटर का घोल बनाकर अब पूरे पेड़ को उस दवा से भिगो दीजिए, ताकि कीड़े के संपर्क में आए और ये कीड़ा मर जाए या भाग जाए, तो हम अपनी फसल को बचा लेंगे। चौथी बात किसान भाइयों, फल लग रहा है, बहुत बड़ा फल है, अब इसकी पानी की आवश्यकता, नियमित इसकी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जहाँ कटहल का बगीचा हो, जहाँ कटहल का पेड़ लगा हो, सप्ताह 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहिए। अगर सिंचाई की मात्रा को आपको कम करना है तो फिर आप मल्चिंग कर दीजिए, पुआल या घास की 4 इंच मोटी तय से उसकी चारों तरफ जहाँ तक उसकी छाया है इस ज़मीन को ढक दीजिए, तो आपको कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी और पौधे जो फल की बढ़वार है वो अच्छी होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न है और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला भागलपुर के कृषक विंद्रेश कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से स्ट्रा रीपर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विंद्रेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। वर्तमान में गेहूं की फसल परिपक्व है, चूँकि इसकी कटाई चल रही है। आजकल के अधिकांश किसान भाई इसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से करवाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर से मात्र गेहूं की बालियां ही कटती हैं, शेष फसल का भाग खेत ही में रह जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉ रिपर यंत्र का आविष्कार किया, जिससे खेत में बचे गेहूं की फसल के अवशेष के द्वारा भूसे का निर्माण होता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस यंत्र की कार्यविधि के बारे में। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में इस यंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहां पर पत्थर या ईंट के टुकड़े ना हो, क्योंकि यदि खेत में पत्थर अथवा ईंट के टुकड़े हुए तो वह इस यंत्र के ब्लेडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी इन ब्लेडों को घूमते हुए देख रहे हैं। ब्लेड गेहूं के अवशेषों को कटर में ले जाते हैं। कटर में दांते लगे होते हैं, जिससे फसल के अवशेष भूसे में परिवर्तित हो जाता है और फिर ड्रम में चला जाता है, जहां इस पाइप द्वारा हवा के दबाव के कारण वह ट्रॉली में भेजा जाता है। ट्रॉली में जहां पाइप जुड़ा होता है वहां एक जाली होती है, जिससे उसमें कंकड़ पत्थर नहीं जाते हैं और आपको साफ सुथरा भूसा प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब ट्रॉली भूसा से भर जाती है तो पाइप के इस हिस्से से भूसा निकलने लगता है, अतः आपको तुरंत ही दूसरी ट्रॉली लगानी चाहिए, अन्यथा मशीन जाम हो जाती है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं इसकी देखरेख के बारे में। यह मशीन ट्रैक्टर के द्वारा ही चलती है, अतः ट्रैक्टर का आरपीएम 1500 होना आवश्यक होता है। अब जो देख रहे हैं उसे गियर बॉक्स कहते हैं। यह मशीन का मुख्य भाग है, जो कि ट्रैक्टर में एक सॉफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। सॉफ्ट जब घूमती है तो गियर बॉक्स अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इसके बाहरी भाग में बेरिंग होती है, उसमें समय समय पर ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। साथ ही गियर बॉक्स में ऑयल भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए एवं मशीन चालू करने से पहले गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करना जरूरी होता है, अन्यथा गियर में घिसावट अधिक ज्यादा होती है। तथा ड्रम में लगी ब्लेडों को भी समय समय से चेक करना चाहिए। घिसे हुए ब्लेडों को बदल देना चाहिए और मशीन के घूमने वाले भागों पर 2 से 3 दिन के अंतर पर ग्रीसिंग एवं ऑयलिंग करते रहना चाहिए। किसान भाइयों,
समय समय पर ढीले पुर्जों को कसना चाहिए। ऐसा नहीं करने से मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अब चर्चा करते हैं इस मशीन की कार्यक्षमता एवं कीमत के बारे में। इस मशीन के द्वारा 40 मिनट में 1 ट्रॉली भूसा तैयार हो जाता है और 1 एकड़ खेत से लगभग 2 ट्रॉली या 6 बैलगाड़ी तक भूसा प्राप्त हो जाता है। 1 ट्रॉली भूसा बनाने में लागत लगभग 400 रुपए आती है तथा इस मशीन का किराया 800 रुपए होता है। इस यंत्र की कीमत लगभग 2,75,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा इस यंत्र की खरीदी पर 25,000 से 30,000 रुपए का अनुदान देय है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मखाना की खेती पर संपूर्ण जानकारी, खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से लाभ, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।